नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ। तो भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी टेस्कॉन ने ट्रैक I-6 DOF मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के फाइटर जेट से मिसाइलों और रॉकेट को अलग करने की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉफ्टवेयर 3 डायमेंशंस में वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए उन्नत यानी कि एडवांस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, जो कि उनकी ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर सटीक डेटा प्रदान करता है। टेस्कॉन एयरबॉर्न कैमरों को फाइटर जेट के पाइलॉन्स या फिर डायरेक्टली उनके फ्यूजलाज पे माउंट किया जाता है और वो इन मिसाइलों और रॉकेट के सेपरेट जो इवेंट्स होते हैं उनके हाई रेजोल्यूशन फोटो और वीडियो को जारी करता है। एयरबॉर्न सेपरेशन वीडियो सिस्टम हाई स्पीड मल्टी कैमरा और डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से सैन्य विमानों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और कंपनी की ये टेक्नोलॉजी भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने, इसके सैन्य अभियानों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एयरबस 321 फ्लीट ने नेत्रा MK2 प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विमान पर स्थापित किए जा रहे उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए लगातार उड़ानें शुरू की है। प्रोग्राम के तहत 6 एयर इंडिया A321 कमर्शियल विमानों को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवाक्स विमानों में परिवर्तित करना शामिल है। एयरबस 321 फ्लीट को पहले ही उसके जो कमर्शियल एवियोनिक्स थे उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें सैन्य ग्रेड में अपग्रेड किया गया है और इस विमान में अगले साल से DRDO के आईएसआर रडार के साथ एयरबॉर्न सेंसर मिलना शुरू हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के एयरबस 321 फ्लीट के चालक दल को A321 पैच पहने हुए देखा गया है, जिससे पता चलता है कि विमान पहले से ही चालू है। लगातार इसकी उड़ानें की जा रही है। नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम से भारतीय वायुसेना की अवाक क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है और ये नया विमान भारतीय वायुसेना को उन्नत निगरानी और टोही क्षमताएं प्रदान करेगा, जिससे कि वो क्षेत्र में हवाई गतिविधियों की बेहतर निगरानी कर पाएगी। कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अपनी निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए भविष्य में और अधिक अवाक्स विमान खरीदने की योजना तैयार कर रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ULPGM V1 की टेक्नोलॉजी अडानी डिफेंस को ट्रांसफर करने के बाद DRDO अब नेक्स्ट जनरेशन के UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM V3 को तैयार कर रहा है, जिसकी जबरदस्त स्ट्राइक रेंज होगी, इंप्रूव्ड ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होंगे, जो कि इसकी कम्युनिकेशन रेंज को 10 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे, जिससे कि अपने टारगेट को और अधिक सटीकता से भेज सकती है। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी 3 अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स तैयार कर चुकी है ULPGM V2 के लिए, जो कि अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ये जो 3 डिफरेंट वॉरहेड्स हैं उनमें एंटी पर्सनल वॉरहेड, रूफ बस्ट वॉरहेड और एंटी टैंक वॉरहेड शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब TPE-331 12B इंजन फैसिलिटी को स्थापित करेगा भारत में, जिसे कि वो अपने इंजन डिवीजन में तैयार करेगा और ये STT-40 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट के लिए होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि TPE-331 12B जो इंजन है, इनका भारत में विकास होना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही सेम इंजन 31 MQ-9B जो ड्रोन्स हैं जो भारत को मिलने वाले हैं उन पे लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के कमांडिंग इन चीफ ने कहा कि INS विक्रांत को MF स्टार रडार और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस किया गया है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगले साल जनवरी एंड से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भारत सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन ऐसे में जो भारतीय डिफेंस प्लानर्स हैं उन्होंने कहा कि भारत के पास 3 नहीं बल्कि 4 कैरियर बैटल ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि प्रायद्वीपीय किनारों के साथ साथ अंडमान निकोबार सैन्य अड्डे को बेड़े की गतिविधियों को बाधित किए बिना चिन्हित किया जा सके। इंडियन ओशन रीजन में चीन की जो नौसेना है वो लगातार अपना विस्तार कर रही है, जिसमें कि लगभग 20 अड्डों का निर्माण शामिल है। इसीलिए जितनी जल्दी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े को मजबूत किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भारतीय नौसेना अगले 10 सालों में काफी मजबूत हो जाएगी। साथ ही भारतीय नौसेना को कम से कम 200 युद्धपोतों को अपने बेड़े में भी शामिल करना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि जो नेवल तेजस प्रोग्राम है उसने टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है और एक जो जरूरी डेटा है TEDBF फाइटर जेट्स के लिए उसने दिया है, जिसमें कि कैरियर कंपैटिबिलिटी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, हाई अटैक ऑफ एंगल परफॉर्मेंस, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना TEDBF के निर्माण के लिए जल्द से जल्द रक्षा मंत्रालय से बातचीत कर रही है और करीबन 45 TEDBF को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होंगे। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 45 और यूनिटों का भी ऑर्डर दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि Su-57 में
हाल ही में कई तरीके के अपग्रेड किए गए हैं जो कि इस फाइटर जेट की ताकत और क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। और ऐसे में अगर भारत लिमिटेड 36 यानी कि 36 Su-57 फाइटर जेट्स लेता है तो ये भारत को 5th जनरेशन क्षमता प्रदान करेगा, खासकर कि एयर वॉरफेयर में, क्योंकि भारत का जो स्वदेशी AMCA प्रोग्राम है उसमें करीबन अभी 15 साल और लग सकते हैं। ऐसे में Su-57 भारत के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। Su-57 के डिजाइन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल क्षमता में काफी वृद्धि की गई है। हालांकि Su-57 का अधिग्रहण भारत के AMCA प्रोग्राम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन Su-57 अगर भारत लेता है तो Su-57 और S-400 दोनों मिलकर एक जबरदस्त एयर डिफेंस नेटवर्क भारत के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि भारत का एयर स्पेस की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। हालांकि कहने वाली बात है, भारत शुरू से ही रशिया के Su-57 के पक्ष में नहीं रहा है और इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं Su-57 को पिच करने की बात करती हैं। ऐसे में भारत को अपने स्वदेशी प्रोग्राम, चाहे उसमें समय जरूर लग रहा है लेकिन चीज आपकी अपनी होगी, इसीलिए AMCA प्रोग्राम ही भारत के लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे श्रीलंका के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम लियोंग के साथ उन्होंने वार्ता की है और इस वार्ता के दौरान चीन की बढ़ती हुई सैन्य आक्रामकता के बारे में द्विपक्षीय सैन्य भागीदारी को बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल लियांगे की ये यात्रा भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक लंबे संबंधों को दर्शाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में लाया गया है। बता दें कि इसे रिटर्न मैन्यूवर किया गया है। प्रपल्शन मॉड्यूल ने 10 नवंबर को चांद से धरती पर वापस की यात्रा की थी। यह प्रयोग चंद्रमा से नमूने वापस लाने के मिशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसरो की तरफ से यह बताया गया है कि जिस तरह लैंडर विक्रम का चंद्रमा की धरती पर हॉप टेस्ट किया गया था, ठीक उसी तरीके से ये एक और नया प्रयोग किया गया है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो कि पहले चंद्रमा की 150 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा था, अब वो धरती की कक्षा में। प्रपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में केवल 3 महीने तक रहना था, लेकिन इसमें 100 किलोग्राम का ईंधन बचा था। इसरो ने उस ईंधन का इस्तेमाल करके प्रपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में वापस लाने का फैसला किया, ताकि सैंपल रिटर्न मिशन के लिए ये अहम जानकारियां जुटाई जा सके। हालांकि इसका किसी सैटेलाइट से टकराने का कोई खतरा नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि रशिया के साथ भारत का एक दिन, एक महीने या एक पल का कोई रिश्ता नहीं है। यह संबंध भारत का रशिया के साथ 60 साल से पुराना है। एस जयशंकर जी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हमारे रिश्तों के बीच बाधा नहीं बनेगा और भारत और रशिया के जो संबंध है वो पहले जैसे बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे गलत तरीके से परिभाषित भी किया गया है, पर हकीकत कुछ और है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान पश्चिमी शक्तियों को बेचैन कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रशिया और भारत के बीच रिश्तों में कोई समस्या नहीं आई है। भारत के साथ रशिया के संबंध वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जिससे कि यूरोपीय और पश्चिमी देश खफा हैं। साथ ही एस जयशंकर जी ने पहले भी कहा था कि यूरोप तक ही दुनिया सिमटी नहीं हुई, यूरोप को इस मानसिकता से अब बाहर आना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने बताया था कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। एस जयशंकर जी ने यह भी कहा कि अब वो समय जा चुका है जब प्रगति का मानक पश्चिमी देशों को माना जाता था। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।